तो जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है आप सभी से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक जगत का पार्ट टू। कोशिश होगी हमारी आज इस चैप्टर को खत्म कर दें, क्योंकि विशेष इस चैप्टर में कुछ है नहीं। बस आपका फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट लाने के लिए यह चैप्टर रखा जाता है। आगे कहानी जो शुरू होगी इंटरेस्ट तो और उसमें बनेगा। तो ये चैप्टर जो फिजिकल वर्ड है इसमें सिखाया ये जाता है कि कैसे कैसे भौतिक नियमों की प्रकृति होती है। क्या भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, वो चीजें भी इसमें जुड़ी हुई होती हैं भौतिक जगत में। तो पार्ट वन और पार्ट टू में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए नोट्स निकालिए, कॉपी और पेन निकाल के रख लीजिए और साथ साथ पढ़ना और समझना तो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, तो यहाँ पर साइंस बैच आप सभी को पता है। साइंस बैच में है क्या प्राइस आपको पता है, 1250 रुपये इलेवेंथ के लिए, और इलेवेंथ और ट्वेल्थ अगर आप मर्ज करके प्राइस इसको देखेंगे तो इसका हो जाएगा 2499 रुपये। इतना आपको पे करेगा। ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ का बैच होगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? लाइव क्लासेस होंगी, बाद में आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, और डाउट क्लास, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया जाएगा। नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा प्यारे बच्चों, और वीकली टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी। और क्या क्या मिलने वाला है, कुछ सरप्राइज चीजें भी हमारे प्रिंसर रखते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई डाउट है या बैच परचेज करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या जरूर दूर की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का। ये पार्ट टू होगा, तो स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग है प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी बातें सीखी थी कि भौतिक विज्ञान को कैसे पढ़ा जाता है। भौतिक विज्ञान दो भागों में बटी है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी, मतलब माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, जिसमें चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी तथा मतलब जिसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, और दूसरी क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सब बातें हो गई थी, है ना। उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाई गई थी कल। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं भौतिकी एवं भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का क्या योगदान है। ऐसे प्रश्न भी बन सकता है। मैं कहता हूँ ऐसे प्रश्न आपके निबंध लेखन की क्षमता को भी बहुत विस्तृत करते हैं। शायद आपके हिंदी में अगर आ जाए तो कुछ यहाँ से भी मटेरियल उठा के आप वहाँ पर रख सकते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एग्जाम हॉल में कैसे काम करता है वो स्टूडेंट पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। आपका दिमाग एग्जाम हॉल में, परीक्षा कक्ष में कैसे काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेच हटा करके एग्जाम रूम में आपको बैठना चाहिए। कोई ये नहीं कि आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत प्रेशर ले रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, तभी आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो कहीं से भी चीजें उठाई जा सकती है ना। तो प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का क्या योगदान है, समझाइए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो प्रौद्योगिकी मतलब जो भी फिजिक्स में, फिजिक्स का जो योगदान है, प्रौद्योगिकी का मतलब हम इसे समझा रहे हैं आपको। प्रौद्योगिकी में, प्रौद्योगिकी एवं समाज में कैसे योगदान है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी भौतिकी का योगदान है। रसायन विज्ञान, इससे कुछ भी अछूता नहीं है। भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसके हर एक सब्जेक्ट में इसका योगदान है, ये समझ सकते हैं। भौतिक विज्ञान का योगदान रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान के भी क्षेत्र में होता है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और खगोल विज्ञान के भी क्षेत्र में इसका यूज होता है। खगोल विज्ञान, और इसका प्रयोग खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी होता है।
गणित के क्षेत्र में भी फिजिक्स का यूज होता है। तो क्या किन किन प्रौद्योगिकियों में भौतिक विज्ञान का योगदान है? रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करूं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी का क्या योगदान है, तो जो क्रिस्टल की संरचना है, परमाणु की संरचना है, तो एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा, एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा तथा रेडियो एक्टिविटी की खोज जो हेनरी बेकुरल ने की थी, आप लोग आगे इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, उसकी सहायता से हम परमाणु की संरचना का विस्तृत अध्ययन कर पाते हैं। इसकी मदद से हम परमाणु के क्रिस्टल की संरचना कोई अगर हमें सीखनी हो तो हम नहीं सीख पाते हैं। आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हो चैप्टर सॉलिड स्टेट, बोलो पढ़ते होगे, अभी नहीं जानते हो लेकिन इंटरमीडिएट तक आप आते आते सीख जाओगे कि कैसे आप उसमें ये पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट एक पूरा चैप्टर होगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट एक पूरा चैप्टर होगा। और फिजिक्स में सॉलिड स्टेट एक पूरी बुक है, एक पूरी बुक है आने वाले टाइम पे, ठीक है, आने वाले टाइम पे सीखोगे, सॉलिड स्टेट एक पूरी बुक है। तो उसकी सहायता से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी तत्व का परमाणु है और उस परमाणु की संरचना के अध्ययन में हम एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज के द्वारा किसी परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। यह योगदान है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसका? फिजिक्स का, ठीक है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो लिखूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा इसमें यूज करते हैं, अगर आप कहें तो थोड़ी बहुत बातें हम लिख दें जिससे आपका भी मन रह जाए, है ना। एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा मैं केवल ये लिख रहा हूं कि परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना के अध्ययन में, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, परमाणु की संरचना के अध्ययन में, के अध्ययन में रसायन विज्ञान में क्षेत्र जो योगदान है वो भौतिकी का ही है, जिसकी मदद से हम रसायन विज्ञान में किसी परमाणु की संरचना को अच्छे से समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में भी पता है एक्सरे होता है, हाँ, एक्सरे कहाँ से आई, हाँ, एक्सरेज कहाँ आई, तो उसको अगर जानेंगे तभी तो हम आगे बायोलॉजी में यूज कर पाएंगे। एक्सरे तो करवा लेते हो, बिना एक्सरे कैसे दवा दे दोगे, ऐसे थोड़ी दे दोगे कि कहाँ टूटा है, पता लगे कहीं फ्रैक्चर दूसरी जगह, जोड़े दे रहे हो दूसरी जगह, तो गलत हो जाएगा ना। तो उस तरह के डॉक्टर भी नहीं बनने हैं, बिना फिजिक्स के योग के कैसे आप कर पाओगे। तो सोचिए यहाँ पर भी जीव विज्ञान में भी भौतिकी का योगदान है। इसमें अगर क्या लिखोगे आप, जीव विज्ञान में, आपके पास प्रश्न है, प्रश्न के साथ जीव विज्ञान की हेडिंग में क्या लिखना है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है भौतिकी का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम शरीर की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो गई, सूक्ष्मदर्शी हो गई, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक्स-रेज की सहायता से हम क्या करते हैं, एक्स-रे की सहायता से शरीर के किसी भी टूटे हुए भाग का हम पता लगाते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का क्या यूज है, फिजिक्स का क्या प्रयोग है, वो आप वर्णन कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग मतलब जरूरी नहीं आपसे कोई चीज कोई पूछे, फिजिकल वर्ड यही चैप्टर है, जब कोई चीज कोई रिलेट करके आपसे पूछे तो आप उसका जवाब कैसे दोगे प्यारे बच्चों। तो ये सब बातें जानना जरूरी है, तभी आपका टच आएगा, अरे भाई जीव विज्ञान में तो हमारी भौतिक विज्ञान भी प्रयोग होती है, कैसे तुम बता रहे हो कि नहीं होती है, इसकी सहायता से तो आज हम ये कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। आगे खगोल विज्ञान में महत्व, तो जो प्रकाशीय दूरदर्शी होती है, प्रकाश दूरदर्शी, प्रकाशीय दूरदर्शी, उसकी सहायता से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल है ना, जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको देखने में हमें सहायता मिलती है। तो खगोलीय दूरदर्शी जिसे बोल देते हैं, या प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से, प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से खगोल विज्ञान में हमें क्या मदद मिलती है कि ग्रहों की गति का अध्ययन करते हैं, ग्रहों की गति
का अध्ययन करते हैं, ग्रहों की गति का अध्ययन करते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, कमेंट करिए जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी किसी भी प्रकार की देखी है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी सूक्ष्मदर्शी देखी है, वो चाहे प्रकाश या फिर दूरदर्शी देखी हो, टेलीस्कोप जिसे बोलते हैं, टेलीस्कोप। कितने प्यारे बच्चों ने देखी है, कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए। इंग्लिश मीडियम में प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम में भी आप थोड़ा सा देखिए, कवर कीजिए। जैसे हेडिंग है कि आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स एंड इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। हाँ, अब मेरी प्राथमिकता हिंदी मीडियम की है, तो आप थोड़े से हेल्प ले सकते हैं बुक का। सामने बुक रखें, हेडिंग रखें, पढ़ें, तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। जो चीज़ें होती हैं हम वो इंग्लिश में भी बोल देते हैं। हाँ, तो क्लास को जल्दी से शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बताइए तो किन बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी वगैरह देखी है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर, नो नो नो। अभी आप लोग जब फर्स्ट ईयर में आ गए हो ना, तो अब आपको प्रैक्टिकल करने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब कॉलेज में प्रैक्टिकल जरूर करवाए जाते हैं। हाई स्कूल में थोड़ा बहुत कम करवाते हैं, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है, साइंस और 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ बिना प्रैक्टिकल के काम चलने वाला है ही नहीं, तो आपको अब कॉलेज में तो प्रैक्टिकल जरूर ही करवाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है हाई स्कूल में ना करवाया गया हो, लेकिन फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट में आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, तब आप सीखोगे विज्ञान को, तब आप समझोगे, क्योंकि विज्ञान प्रयोग का विषय है, प्रैक्टिकल का विषय है। केवल कॉपी और पेन से समझ लेना ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान तो प्रायोगिक विषय है, तो प्रयोग करना तो बहुत जरूरी है। प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से प्यारे बच्चों हम ग्रहों की गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित में क्या इसका योगदान है? गणित में, तो गणित में भी भौतिकी का योगदान है। बहुत से कैलकुलेशन करने के लिए हमें फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, तो गणित गणित में विशेष विशेष समीकरणों को हल करने के लिए, विशेष समीकरणों को हल करने के लिए भौतिक विज्ञान की आवश्यकता होती है, या कह लो भौतिकी की आवश्यकता होती है। भौतिकी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है एक कॉमन सा टॉपिक जिसमें था क्या, प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान। हाँ, अभी क्या है, समाज में योगदान बताना है। हमारी सोसाइटी के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में कैसे फिजिक्स को यूज करते हैं? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, कैसे यूज करते हैं सोसाइटी में? आप क्या देख रहे हो? अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। आज ये टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल कैसे अवेलेबल हो पाया है? फिजिक्स की मदद से हो पाया है। आज ऐसे ऐसे संसाधन उपलब्ध हो गए हैं जिनकी सहायता से हमारा जीवन सरल हो गया है, आसान हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें समाप्त हो गई, आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई, दूर संचार के माध्यम नए नए बनने लगे। पूरा देश और विदेश, जो कभी हमें काल्पनिक लगता था कि हम, जैसे कहा जाता है ना, 7 समंदर पार, गाना भी सुने होंगे, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। हाँ, तो क्या वो बोला जाता था कि अमेरिका जाने के लिए 7 समंदर पार जाना पड़ेगा, तो क्या जा सकते थे? लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या वहां से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हाँ, वहां से भी संपर्क स्थापित है, और वो तो अब डिजिटल इतना हो गया है कि वहां पर बैठे व्यक्ति से भी हम कैसे कॉलिंग कर लेते, वीडियो कॉलिंग करके, ऐसा लगता है हमारे समक्ष वो इंसान बैठा हुआ है। तो सोचिए क्या टेक्नोलॉजी है, मतलब पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रही है फिजिक्स, पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रही है फिजिक्स। तो समाज में क्या योगदान है प्यारे बच्चों? समाज में योगदान, समाज में योगदान क्या है? समाज में योगदान अपने शब्दों में सोचिए और बनाइए, अपने शब्दों में सोचिए और शब्द बनाइए, सेंटेंस। समाज में क्या योगदान है? आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो गई, आवागमन की जो सुविधाएं थी, जो पहले हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करते थे, पहले तो कुछ नहीं था, पैदल, फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आई तो साइकिल बनी, फिर आई तो बाइक, और फिर आजकल तो देख रहे हो कि ऐसे आ गई हैं कारें कि हवा में भी उड़ती हैं।
हाँ, हवा में अभी हाल ही में पता होगा फ्रांस में डिलीवरी बॉय ऐसे उड़ करके अभी ये न्यू एक कह सकते हैं लॉन्चिंग हुई, उसे प्रैक्टिकल किया गया कि जो डिलीवरी बॉय हैं वो शहर में पैरासूट ऐसे होगा कि कभी देखा हो सोशल मीडिया में, आयरन मैन को देखा है ना, आयरन मैन एक जगह से उड़ के वहां पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन, तो वैसे ही वो प्रेशर नीचे, हवा की प्रेशर नीचे जाएगी और वो ऊपर की ओर उठेगा और वो डिलीवरी बॉय एक जगह से दूसरी जगह पर खाने को पहुंचाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल फ्रांस में किया गया है। और फ्रांस जैसे देश विकसित देश है। हमारे एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो विकसित है? हमारी एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो विकसित है? एक इकलौता देश है। अभी भारत देश विकसित देश नहीं है, डेवलप नहीं है। डेवलपमेंट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विकासशील में है। तो कौन सा ऐसा देश है एशिया का जो विकसित है? कमेंट करिए जल्दी प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो एशिया में विकसित देशों की श्रेणी में आता है। थोड़ा बहुत नॉलेज रखा करो। जापान है। क्या है? जापान। तो ऐसे देशों में क्या है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि पूछिए मत। कैप्सूल वाले रूम मिलते हैं, बहुत सारी चीजें सब फिजिक्स की मदद से ही तो है। ये समाज में हम फिजिक्स की मदद से ही तो देख रहे हैं। वाटर पार्क जाते हो, इतने ज्यादा स्लाइडिंग बनी हुई है, इतने एंगल पे बनाना है, पता लगे ऐसे बना दिया जाए इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे गिरो जाके वहां मुंह केबल तो आपका मुंह टूट जाएगा, सारे दांत आगे निकल आएंगे, हंसने वाले जो हंस रहे हो वो बाहर गिरेंगे। क्यों? वाटर पार्क जाते हो, ऐसे ऐसी स्लाइडें बनी हुई है, सब फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए बनी है। ऐसे एंगल पे घुमाना है ताकि कोई चोट ना लगे, और अगर इस स्पीड से कोई ट्रेवल करते हुए आएगा तो वो बाहर नहीं गिरेगा। सारी कंडीशंस लागू होती हैं। बिना फिजिक्स लगाए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम देखते हो, बिना फिजिक्स के नहीं हो सकता है ना। तो समाज में यही सब योगदान तो आपको दिखाना है। तो आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध हुई, आवागमन की सुविधाएं, आवागमन की सुविधाएं आपको मिली, दूर संचार के नए नए साधन आपको मिले। दूर संचार जो होता है, हम फोन से बात कर रहे हैं आजकल, वीडियो कॉलिंग सब कुछ, तो दूर संचार के नए नए साधन उपलब्ध हुए, उपलब्ध हुए कि नहीं? दूर संचार के नए नए साधन, नए नए साधन उपलब्ध हुए, नए नए साधन उपलब्ध हुए, उपलब्ध हुए। अब प्यारे बच्चों आप बताओ, आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है कि हम जब साइंटिस्ट बनेंगे तो कुछ नया प्रयोग करेंगे? हम जब बनेंगे साइंटिस्ट तो कुछ नया प्रयोग करेंगे। कितने प्यारे बच्चे ये सोच रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर मेरे मन में तो एक ऐसा आविष्कार बन रहा है कि हम आदमी को उड़ने के लिए और कोई चीज लेकर के आएंगे जो बहुत आसान होगी। बताओ कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं? कमेंट करके बता दो कि सर हम ऐसा बनाने के लिए सोच रहे हैं, हमारे माइंड में ऐसी बात चल रही है। तो हम भी सोचे कि हाँ प्यारे बच्चे हमारे जो हैं इतने क्रिएटिव हैं। बताओ। अरे कुछ बड़ा करने की सोचो यार, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचो। थिंकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, कुछ बड़ा गोल हो, आपका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहीं पर आके रुक गए, सर इंटर पास कर लेंगे बस काम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आगे की सोचो, लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी रखो, है ना। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे बनो कि दुनिया भी आपको सलाम करे कि हाँ आपने कुछ काम किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो ये बात समझ में आई कि समाज में भी क्या योगदान है। सभी बातों को आप लिख सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हो। आगे बढ़े, आगे है प्रकृति में दो मूल नियम। प्रकृति में सॉरी भौतिकी में दो मूल नियम। फिजिक्स में वो कौन से दो लॉज हैं जो फॉलो होते हैं, जिनको फॉलो करके हम फिजिक्स में रूल बनाते हैं। ठीक है, तो टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स, ये कौन से हैं? तो पहला होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण,
अब एकीकरण क्या है, यूनिफिकेशन क्या है, दूसरा है, पहले यूनिफिकेशन को ही समझ लेते हैं। एकीकरण क्या होता है, बहुत सारे भौतिक नियमों को एक में जोड़ देना, बहुत सारे भौतिक नियमों को एक में जोड़ देना। मतलब भौतिक नियम जैसे क्या सर, क्या मतलब आप एक में जोड़ने की बात कर रहे हैं? जैसे हम एग्जांपल सेट करें, बहुत भौतिक के नियम जो हैं अलग अलग पृथक पृथक भौतिक के नियमों को एक नियम की सहायता से अध्ययन करना एकीकरण कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। तो अलग अलग जैसे कौन सी वो भौतिक स्थितियां हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल नीचे गिरता है, ये क्या है, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है। जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाती है, वो भी परपेंडिकुलर, है ना, तो उसको गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं। तो अगर पृथ्वी तल से कोई वस्तु ऊपर उठ गई तो वो यही तो माना जाएगा गुरुत्व के अधीन गति कर रही है, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर वर्क कर रहा है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण ही तो है। ये क्या है प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण ही तो है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका नाम जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का नाम आता है आप लोग न्यूटन को याद करने लगते हो। तो गुरुत्वाकर्षण की मदद से हम गुरुत्व के अधीन गति कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल नीचे गिर रहा है, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति हम गुरुत्वाकर्षण के मदद से ही सॉल्व कर पाते हैं। गुरुत्व के अधीन गति गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही सॉल्व कर पाते हैं। और क्या, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, हाँ, ग्रहों का घूमना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना। प्यारे बच्चों ये क्या है, सूर्य के चारों ओर सूर्य ग्रह घूम रहे हैं सारे, है ना। अपना सौर मंडल सोचो, अपने सोलर सिस्टम में क्या है, 8 ग्रह हैं और 1 सूर्य है, 9 चीजें हैं। और 9 इज यूनिक नंबर, बताएंगे कभी चर्चा होगी। 9 इज यूनिक नंबर, निकोला टेस्ला ने बताया था। 3 6 9 इनका एक आपस में रिलेशन होता है, 3 6 9 एक ट्राइंगल बनता है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 9 9 नंबर में ही पूरी गणित खत्म हो जाती है ना। और इन 9 नंबर में 3 6 9 का आपस में रिलेशन है, जिसमें से 9 इज यूनिक नंबर, पूरा वर्ल्ड इसी 9 नंबर में खत्म हो जाता है, ठीक है। और अपने सोलर सिस्टम में 9 ही चीजें हैं, 8 प्लेनेट और 1 तारा, के नाम हम सूर्य देते हैं। तो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या मिल रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, ग्रह। ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती रहेंगी फ्लो में, अभी क्लास चलने दो। लेक्चर को बस आप लोग लाइक करो, थोड़ा सा शेयर करो, अच्छे से क्लास को लाइक करो, थोड़ा शेयर करो, तो हमारी भी ऊर्जा बढ़े, हमारी भी ताकत बढ़े। आपको ये चाहिए करने के लिए। और क्या मदद होती है, और क्या गुरुत्वाकर्षण की मदद से हम एक ही नियम से और क्या सॉल्व कर पाते हैं भाई, ये भी, और ये भी कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, ये सूर्य हो गया, ये तो कहें इतनी बड़ी पार्टिकल, लेकिन ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों का घूमना ये भी तो है, इसको भी तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसी की मदद से। ग्रहों के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर उपग्रहों का घूमना, उपग्रह का घूमना, ये भी तो है, गुरुत्वाकर्षण की मदद से कर पा रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी ये थोड़ी बहुत बातें आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़े हो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो कुछ चर्चा तो समझ में आई होगी कि हाँ सर इन तीनों चीजों को मैं एक ही चीज से पढ़ता हूं, वो है गुरुत्वाकर्षण। वो क्या है गुरुत्वाकर्षण, ये तो चीज क्लियर है प्यारे बच्चों, इतना तो पता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा लूं तो समझिएगा, फिर वो आपको आगे इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंटरमीडिएट में लेकिन वो चीज पढ़ने को मिलेगी, क्या है चलिए बताते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जो दूसरा नियम है मैक्सवेल के समीकरण। अब मैक्सवेल का नाम ही मुझे लग रहा है पहली बार आप सुन रहे होंगे, नहीं शायद सुने होंगे, हाई स्कूल में सुना होगा मैक्सवेल के समीकरण, लेकिन अभी इनके बारे में उतना नहीं जानते हो आप। इंटरमीडिएट में इनसे आपकी मुलाकात होगी, इनसे आपकी मुलाकात होगी, इनसे इंटरमीडिएट में आपकी मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के समीकरण क्या हैं, मैक्सवेल ने केवल 4 इक्वेशन दी। इंटरमीडिएट में अभी जब आप पढ़ोगे तो पूरे फर्स्ट पेपर को इन्होंने 4 इक्वेशन में समाप्त कर दिया, पूरे फर्स्ट पेपर को 4 इक्वेशन में समाप्त कर दिया, जिसमें इसकी कम से कम 9 लेसन हैं।
अब आप समझ सकते हो, इसी को तो यूनिफिकेशन बोलते हैं, इसी को एकीकरण बोलते हैं कि विभिन्न भौतिक नियमों को, विभिन्न भौतिकी फार्मूलों को, सूत्रों को एक नियम में बांध देना, वही होता है यूनिफिकेशन, एकीकरण। ठीक है, तो प्रकृति के जो दो भौतिकी के जो दो मूल नियम हैं उनमें यही है, एक यूनिफिकेशन, एक होता है रिडक्शनिज्म, मतलब लघुकरण, एक को एकीकरण, एक को लघुकरण। तो पहले इसको समझ रहे हैं एकीकरण को, जिसमें से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है मैक्सवेल के समीकरण। थोड़ी बातें लेकिन इसमें आपको जानकारी कम पता है। एक ही मैक्सवेल के इक्वेशन से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इक्वेशन इन्होंने दिया, एक इक्वेशन इन्होंने दिया, और उस एक इक्वेशन की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉल्व हो जाती है, केवल एक इक्वेशन की मदद से। बल्कि इसमें पता हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, मतलब वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वैद्युत विभवांतर, वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत संधारित इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, सारी चीजें यहां पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। और प्यारे बच्चों, यहां पर जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो मैक्सवेल ने कहा है कि आप चाहे पहला चैप्टर ई पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानो, दूसरा चैप्टर आप फाई पढ़ोगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में सीखोगे, तीसरा चैप्टर आप वैद्युत विभव के बारे में सीखोगे, वी के बारे में, ये फाई है ये ई है, और चौथा चैप्टर कैपेसिटर के बारे में सीखोगे। 4 चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अलग अलग फार्मूले पढ़ें तो 20 से 25 प्लस फार्मूले होंगे, लेकिन मैक्सवेल ने एक ही इक्वेशन दी प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन कही और कहा एक इक्वेशन लगाओ, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉल्व कर देंगे। ये है मैक्सवेल, समझ रहे हो। दूसरी जो ब्रांच है, ठीक है, दूसरी जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसे हम वैद्युत गतिकी बोलते हैं, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इन्होंने क्या किया, केवल एक इक्वेशन, जहां पर देखते हो कि वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, करंट के बारे में आप लोग सीखते हो। अब करंट के बारे में तो आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, प्रतिरोध के बारे में सीखते हो आप लोग। यहाँ पर जब इंटरमीडिएट में पहुंचते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग के बारे में भी सीखते हो, वीडी के बारे में भी सीखते हो, किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, वो भी सीखोगे यहाँ पर। लेकिन वो सारे नियम, वो सारे फार्मूले एक फार्मूले में बता दिया मैक्सवेल ने, केवल एक फार्मूला। इसे ही तो कहेंगे यूनिफिकेशन, जिसमें 2 से अधिक नियमों को मिला लिया जाए तो उसे एकीकरण ही तो कहा जाता है, यूनिफिकेशन। यहां से ये इन्होंने दूसरा, केवल ये इनका समीकरण था दूसरा, 2 समीकरण दिए। आगे समझते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा माइक का इशू था। आवाज आ रही है ठीक प्यारे बच्चों? ओके। तो यहां पर ये दूसरी इक्वेशन से हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सवेल ने ये दिया था, पूरे मैक्सवेल ने कहा इस इक्वेशन की मदद से भाई पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप सॉल्व कर लीजिए। तीसरी इक्वेशन जो थी, तीसरी इक्वेशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए दी, या कह सकते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का मतलब हुआ चुंबकत्व, चुंबकत्व। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड
मतलब वैद्युत चुंबकत्व से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं आप यहाँ पर प्रेरण के नियम पढ़ते हो, फैराडे के प्रेरण के नियम, फिर उसके बाद स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ, बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़ोगे, वो मैग्नेटिज्म में ही आएगा सब कुछ। और उस मैग्नेटिज्म को कहा भाई एक इक्वेशन से सॉल्व करवा देंगे, एक इक्वेशन से सॉल्व करवा देंगे। ये किसने कहा? हमारे मैक्सवेल भैया ने। और ये तीसरा इक्वेशन था इनका, तीसरा इक्वेशन था। और इसके बाद जो चौथा इक्वेशन आता है उससे वैद्युत चुंबकीय तरंगे सॉल्व हो जाती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोलते हैं। इलेक्ट्रो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं ये सीखोगे लेकिन इंटरमीडिएट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनमें से एक हमारे प्रकाश भी है। प्रकाश की मदद से भी, प्रकाश भी जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग भी आपको सिखाया जाएगा इंटरमीडिएट में। अभी तो आप वही रटी रटाई परिभाषा शुरू कर देते हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना प्रकट करती है, इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, आप इतना जानते हो। लेकिन क्या है इसका नेचर, क्या है, ये चीजें नहीं जानते हो, इस चीज की कमी है। रटी रटाई भाषा तो सबको तैयार हो जाती है। तो ये हो जाते हैं, ये इक्वेशन इनकी जो मैक्सवेल की थी वो चौथे नंबर की इक्वेशन थी प्यारे बच्चों। इन 4 इक्वेशन की मदद से इन्होंने सिद्ध किया कि भाई इस चारों इक्वेशन से आप पूरा फिजिक्स का फर्स्ट पेपर खत्म कर दो इंटरमीडिएट में। समझ सकते हो, इसे ही बोलते हैं यूनिफिकेशन। समझ गए होगे, मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे समझते हैं। आगे रिडक्शनिज्म, आगे को मैंने क्या बताया, दूसरा जो नियम है फिजिक्स को समझने का वो है रिडक्शनिज्म, मतलब लघुकरण। रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म मतलब इसे बोलते हैं लघुकरण। लघुकरण क्या है? मतलब किसी भी चीज को, किसी नियम को अलग अलग पार्ट में पढ़ना। अगर आपके सामने एक 4 व्हीलर खड़ी कर दी जाए, ये रही कार, प्यारी सी कार, दमाजम, ये एम्बेसडर कार हमें बहुत बहुत पसंद है, ये रही, गजब की कार लग रही मुझे, इसके पहिए हम बनाते हैं जोरदार। ये रही कार, वाओ, ये तो सर गिनी लग रही है हमें, गजब, ये गिनी सर लग रही है हमें बिल्कुल। हाँ, तो इसको चला कौन रहा है, इसके लिए ड्राइवर भी तो खोज दो। बिल्कुल, ये रहा गोलू, गोलू बैठा हुआ है और ये कार को ड्राइव कर रहा है। कार चली जा रही है, मस्त गाने गाते हुए सब कुछ चल रहा है, कार चल रही है। लेकिन कार को अगर हम सिंपल देखें तो कहेंगे हाँ ये फिजिक्स के रूल से भाई सिद्ध हो गई, ये फिजिक्स में ऐसे वेलोसिटी है, इतना गियर ऐसे डालना है, सब कुछ वो आपको पता है। बट अगर इसके पार्ट को अलग अलग हम समझें, लघुकरण, लघुकृत करें, रिडक्शनिज्म इसमें अप्लाई करें, इसका मतलब क्या है? इंजन के पार्ट को अलग कर देना। स्टीयरिंग कैसे वर्क करती है भैया? स्टीयरिंग घुमाते हैं तो इधर घूमती है। बैटरी के पार्ट को अलग कर दो, स्टीयरिंग अलग कर दो, स्टीयरिंग आप अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, व्हील आप अलग कर दीजिए, पहिए कैसे वर्क करते हैं इसको समझने के लिए आप अलग कर दीजिए, और बैटरी के जो वर्क हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो अलग कर दीजिए। इसमें एसी भी तो लगी होती है कार में आजकल, तो एसी कैसे वर्क कर रही है इसको आप अलग कर दीजिए। इसका इंजन कैसे वर्क कर रहा है उसको अलग कर दीजिए। इंजन में कैसे डीजल इंजेक्ट हो रहा है वो आप अलग कर दीजिए। कैसे वाटर पंप लगा होता है, ये सारी बातें प्यारे बच्चों क्या कहलाती हैं? रिडक्शनिज्म में आती हैं, लघुकरण में आती हैं। ठीक है, लघुकरण में आती हैं। तो ये बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। यही है रिडक्शनिज्म, किसी भी भौतिक नियम को अलग अलग छोटे नियमों में बांट करके समझना रिडक्शनिज्म कहलाता है, लघुकरण कहलाता है।
यही है भौतिकी को समझने के लिए दो मूल नियम जिनकी सहायता से हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। जो अच्छे से समझ रहा है, ध्यान दे रहा है, कमेंट अनावश्यक ना करें, बिल्कुल समझ में आए तो कमेंट करें, डाउट कोई हो तो रह जाए कमेंट करें, हम आपका जरूर सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड, सभी समझ में आ रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल क्या है? प्रकृति में मूल बल, हाँ, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर नेचर। ये जो अब मैं बताने वाला हूं वही चार बल हैं प्रकृति में जो पाए जाते हैं, चार ही मूल बल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी में। बाकी सब अलग अलग बनाए गए बहुत। आप भाई 2 न्यूटन का लगाओ, 4 न्यूटन का लगाओ, 10 न्यूटन का लगाओ, किसी 25 न्यूटन का थप्पड़ मारो, क्या दिक्कत है? वो आपके द्वारा बनाया गया बल होगा। पर मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं, नेचर की बात कर रहा हूं। फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर नेचर, ये कितने हैं? ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज यहां पर ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी इस चैप्टर में पढ़े हो उसमें से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस के बारे में आगे भी बातें करती रहनी, ठीक है। और सब तो कहानी जैसा था, लेकिन इसमें सीखने जैसा कुछ है। आइए समझते हैं। तो प्रकृति में मूल बल, पहले नंबर पर जो बल आता है उसे बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। मैं नाम दे रहा हूं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पहले नंबर पर रख रहा हूं। वो क्यों रख रहा हूं उसका कारण भी अभी आपको पता चल जाएगा। है तो चारों बल आप कैसे भी किसको भी पहले नंबर पर लिख सकते हो, कोई रटी रटाई नहीं चीज है। लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा वो अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा, सरप्राइज रहेगा। आइए समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इंग्लिश में कई बार लिखा जा चुका है, पता है। दूसरा बल प्रकृति में जो पाया जाता है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। मैं अच्छा इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, तो पहले हिंदी में लिख दे रहा हूं। दुर्बल नाभिकीय बल, जिससे आपको दोनों ही चीजें आपको पता हो। कभी कभी कोई इंग्लिश में भी बात कर लेता है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और तीसरा है, तीसरा आता है वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा बल है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इसे प्रबल तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या है दोनों में कंपैरिजन, क्या है दोनों में डिफरेंस, वो आगे चल के सीखते हैं। चलिए समझते हैं एक एक चीज के बारे में, क्या किसकी प्रॉपर्टी है, क्या किसकी प्रॉपर्टी है, वो इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। चार प्रकृति में मूल बल पाए जाते हैं, यहीं से आपका लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। बहुत समझना ये जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, इसकी सारी कंडीशन समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, पहली बात तो ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। दो से अधिक, मतलब प्रकृति में पाए जाए जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास भार हो, उसके पास ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, ठीक है, लिख दे रहा हूं, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, या द्रव्यमान जिसके पास हो के बीच, ठीक है। इसका फार्मूला आपको पता है, मुझे बताने की ज्यादा जरूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। ये तो फार्मूला सीखे हो, ये फार्मूला तो सीखे ही हो। ये कैसा बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल दूर दूर, चाहे जितने दूर पिंड हो, सबके बीच कार्य करता है, करता है ना। अगर सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और मंगल ग्रह, सभी की बात करें कितने दूर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे पृथ्वी, फिर भी उनके बीच में क्या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है? तो कर रहा है, बिल्कुल। तो ये दीर्घ परास वाला बल है, लॉन्ग रेंज होती है इसकी प्यारे बच्चों, लॉन्ग रेंज, दीर्घ परास वाला बल है।
ठीक है, दीर्घ परास वाला बल है। ठीक, और कहें तो अच्छा एक क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिएगा, सबसे अधिक शक्तिशाली बल इस पृथ्वी पर कौन सा है, मतलब पूरे नेचर में कौन सा है सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे कमजोर बल कौन सा है, कमेंट करिए। जो बच्चा ये कमेंट करेगा मैं जान लूंगा जीनियस है, अपने आप में जीनियस है, उसमें क्वालिटी है। कौन से दो बल हैं जो पहला आपको स्ट्रांग बताना है सबसे शक्तिशाली बल, दूसरा आपको क्षीण बल बताना है मतलब कमजोर बल बताना है। चलिए पहले अच्छा कमेंट कीजिए कमजोर बल की, कमजोर बल कौन सा होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे जरूर। तो देखो दुर्बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल जो प्रकृति में है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। क्षीण बल जो है वही सबसे ये गुरुत्वाकर्षण बल है। क्षीण बल ये सबसे कमजोर बल होता है, ये सबसे कमजोर होता है, इसका मान जो है बहुत कम, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। एक कंडीशन और है, ये डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कैसा भी माध्यम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, माध्यम पर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं करता है। बस इतनी बात से आप शॉर्टकट में समझ गए होंगे, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये इसकी क्वालिटीज हैं। आगे समझते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, ये कहां लगता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल आप अल्फा बीटा कण जानते होगे, नहीं जानते हो तो अभी इंटरमीडिएट में समझोगे, अल्फा बीटा गामा कण। लेकिन जो बीटा डीके होता है, सिर्फ बीटा डीके, ओनली बीटा डीके, मतलब बीटा कण का उत्सर्जन जो कि किसी नाभिक से होता है, वो होता है दुर्बल नाभिकीय बल। वो क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। तो केवल बीटा डीके में जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो न्यूक्लियन निकलता है। यहां पर हम कहते हैं दो न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला जो बल है, दो न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल, यही होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दो न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल, दो न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो दुर्बल नाभिकीय बल होता है। इसकी रेंज जो है वो बहुत कम होती है, लघु परास वाला बल है। क्या है प्यारे बच्चों, लघु परास। समथिंग कितनी, क्योंकि न्यूक्लियस में है तो 10 की घात -14 से 10 की घात में -15 मीटर के बीच, मतलब जितनी न्यूक्लियस की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 10 की घात में -14, 10 की घात -15 के बीच इसका परास होता है, इसकी रेंज होती है, लघु परास वाला बल होता है। लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर बल है, सबसे क्षीण बल वही होता है प्रकृति में। आगे पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच बल लगता है। कल आपको फिजिक्स वाले सर बता रहे होंगे, जल्दी से मैं अब वो केमिस्ट्री वाले सर आपको बता रहे थे, विशाल सर, आवेश किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं। तो आवेश जब कण पर चार्ज जो वहां पर दिखाया जाता है E- और प्रोटॉन के लिए P+, तो वो क्या होता है, आवेश होता है। जरा याद करिए लेक्चर, याद करिए, तो वो क्या होगा, आवेश। तो दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा प्यारे बच्चों, दो आवेशों के बीच कार्यरत जो बल होगा वो कैसा बल होगा, वैद्युत चुंबकीय बल होगा। यहां पर एक अगर मैं फार्मूला कूलाम के नियम वाला लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो आप सीखते हो F = K Q1 Q2 में R², Q1 Q2 R²। ये जो K दिख रहा है ये कांस्टेंट होता है, इसे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0। इसकी टोटल वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9। जहां पर ε0 जो होता है उसे चुंबक वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। यहां पर जो कांस्टेंट आप देख रहे हो जी, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सभी जगह विद्यमान है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल फोर्स है, या कह सकते हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है, सभी जगह काम करता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 × 10 की घात -11। और मात्रक निकाल सकते हैं Nm²/में kg²। ये वैल्यू होती है यहाँ पर इसकी। सारी कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, अभी तो मैं बताते चला जा रहा हूं।
बाद में कमेंट करके आपको बताना होगा जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी। ऐसे नहीं काम चलने वाला है प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए। प्यारे बच्चों कहते हुए चला जा रहा हूँ, बाद में काम भी करवाऊंगा। आपको हार्ड वर्क करना है, बिना कठिन परिश्रम के कुछ नहीं मिलने वाला है, बिना कठिन परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। तो दो आवेशों के बीच कार्यरत बल होता है, ये भी दीर्घ परास वाला बल है, दीर्घ परास वाला बल है, इसकी भी रेंज अधिक होती है, ऐसी बात नहीं, इसकी भी रेंज काफी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल की अगर मैं चर्चा करूं तो प्रबल नाभिकीय बल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, ये क्या है? अब सोचो, हमारे परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है बेचारा, उदासीन होता है, उससे तो कोई मतलब नहीं। उदासीन का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है, लेकिन दो चार्ज मिल करके उसे विद्युत उदासीन कर देते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? तो क्वार्ट्ज, जब हम लोग पढ़ते हैं आवेश में 6 प्रकार के क्वार्ट्ज होते हैं, आप क्वार्ट्ज, डाउन क्वार्ट्ज, गेज क्वार्ट्ज, तो वो मिल करके इसको, दो क्वार्ट्ज मिल करके न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, जिन पर आवेश 2/3 प्लस का और -1/3, -1/3, 3 क्वार्ट्ज मिल करके न्यूट्रॉन को बनाते हैं, जो कि विद्युत उदासीन कर देते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच प्यारे बच्चों और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्यारे बच्चों, या कह लें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है, तो ये कैसा होना चाहिए था भाई? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो दूर जाना चाहिए था, लेकिन दूर नहीं जाते हैं। क्यों? उसी नाभिक में बंधे हुए हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ये जो आवेशों के बीच लगने वाला बल वाला कॉन्सेप्ट है, ये फेल हो जाता है। इसमें एक अलग प्रकार का बल पाया जाता है, जिसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है? इसका जो रेंज होता है वो बहुत कम होता है, लघु परास के लिए होता है, लघु परास, सॉरी, लघु परास बल होता है। इसका भी रेंज कितना होता है? लघु परास बल मतलब वही न्यूक्लियस में 10 की घात में -14 से, या कह लो -15, मैं रेडियस लिख दे रहा हूं, इतने मीटर लघु परास बल होता है। और यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल है, सबसे अधिक शक्तिशाली बल इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, ये जान लीजिए। अब समझिए, मैंने वो सरप्राइज क्या बता के रखा है, ये क्या रहेगा, आपको याद रखने में मदद करेगा। याद रखने में मदद क्या करेगा? ये मैंने एक सीक्वेंस में सारे फोर्स लिखे हैं, और किसकी सीक्वेंस में? स्ट्रेंथ की सीक्वेंस में। कौन कितना ताकतवर, इसके लिए सबसे पहले कमजोर, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो ऐसे आपको याद रहेगा ये, ठीक है? इसके लिए भी सोचना पड़ता है, हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे फोर्सेस लिखी हो, लेकिन यहां पर मैंने एक सीक्वेंस में आपको समझा दिया। अब यहां पर सपोज करते हैं, सपोज कर रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो ये कितना शक्तिशाली होगा? इससे ये होता है 10 की घात में -2 समथिंग, हाँ इतना ही। ये इससे इतना कमजोर होता है। अगर मैं इससे बात करूं तो उसकी तुलना में ये समथिंग इतना होगा, 10 की घात में -13, इतने गुना ये कमजोर होगा, ठीक, इतने गुना ये कमजोर होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, 10 की घात में -38 गुना कमजोर होता है, ये समझ लीजिए। तो ये एक सीक्वेंस में मैंने बता दिया है, पूरा टॉपिक आपका ये क्लियर हो गया है। और भी इसमें प्रकृति भौतिक नियमों की प्रकृति जो होती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम,
ये सब आपको सिखाया जाता है। लेकिन ऐसी बातें अभी आगे आने वाले टाइम पे चैप्टर में आप और सीखोगे, तो आपके पूरे डाउट भी क्लियर होंगे और वो सारी चीजें पढ़ोगे भी। तो यहाँ पर ये चैप्टर जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको बता दी गई हैं। ये चैप्टर क्लियर होता है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें और जोश के साथ पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ना है, जो कि सेकेंड चैप्टर होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब मात्रक तथा मापन, जिसमें हम लोग मात्रक और मापन सीखेंगे, साथ साथ में एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण एंड डायमेंशनल एनालिसिस, विमेय विश्लेषण भी सीखेंगे। तो बहुत मजेदार आगे की यूनिट रहने वाली है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए प्यारे बच्चों, और अगर ऐसा सपोर्ट बनाए रखोगे तो हमारी ऊर्जा जो है और भर जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।